अब हम फाइनली सीखने वाले हैं स्कैनर डॉट इन को। ठीक है, तो आप जब भी स्कैनर डॉट इन सर्च करोगे इस तरह से आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी का नाम सर्च करना होता है। लेट मी सर्च TCS। ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंट सर्विस आ गई है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास TCS की पूरी डिटेल आ गई है। यहाँ पे इतनी डिटेल है कि आपको TCS में जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए फंडामेंटली वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब हम एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास TCS का नाम है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमें जाने की जरूरत नहीं है। BSc कोड इसका क्या है, तो BSc कोड भी यहाँ पे शो कर रखा है। आप क्लिक करोगे तो BSc की वेबसाइट पर जाकर TCS ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NSE कोड क्या है, तो TCS नाम है और उसका पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे अभी उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है वो बता रहा है। ठीक है, तो TCS का करंट प्राइस चल रहा है 3119 रुपीज। आज के दिन में उसमें कितना चेंज हुआ है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर वो निगेटिवली मतलब नीचे आया है आज के दिन तो यहाँ पे लाइक माइनस में शो कर रहा है, प्लस रेड है। और अगर यहीं पे वो ऊपर गया होता, मान लेते हैं 0.5%, तो प्लस में शो कर रहा होता। जैसे मुझे यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी चेक। हाँ, तो आज ये देखो 1% ऊपर गया है तो अगेन ग्रीन में शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार TCS पे वापस आ जाता हूँ। अब ये बता रहा है कि क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे जो ये शो कर रहा है 3119, ये क्लोजिंग प्राइस है 25 नवंबर का। क्यों डेट बता रहा है, मे बी आज संडे होता तो वो बता रहा होता कि लाइक फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे फ्राइडे की डेट प्लस क्लोजिंग प्राइस लिखा होता। मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होता है, तो TCS का मार्केट कैप इज 11 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, मार्केट कैप का मतलब है कि अगर आज आपको TCS पूरी खरीदनी हो, कि मैं पूरी कंपनी खरीदना चाहता हूं, तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, तो इट्स 11,28,787 करोड़ रुपीस। इतने करोड़ रुपीस आप दे सकते हो तो TCS कंपनी पूरी आपकी हो जाएगी। करंट प्राइस उसका कितना चल रहा है, तो इट्स अगेन यहाँ पे जो शो कर रहा था 3119 रुपीज। अब यहाँ पे हाई एंड लो लिखा हुआ है, तो ये हमारा 52 वीक हाई प्लस 52 वीक लो है। 52 वीक हाई का मतलब कि लाइक 52 वीक मतलब एक साल के अंदर वो कितना हाई लगा चुका है, मतलब कितना ऊपर तक गया था। तो यहाँ पर है हमारे पास 4495। और कितना लो गया था, तो यहाँ पे है 2867। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है, क्यों ये यहाँ पे दिया गया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक साल में कितना वॉलेटाइल हो सकता है। मतलब अभी 3000 का है, लेकिन इससे पहले ये 4400 पे था, मतलब ये 1300 रुपए ऑलरेडी डाउन है अपने हाई से। ठीक है, प्लस ये नीचे भी जाकर आया है 2800 रुपए पे, तो अभी ये उस जगह से लगभग 300 रुपए ऊपर है। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि नियरली ये 1600 रुपए एक साल में ऊपर नीचे हो चुका है। तो क्या इतनी वॉलेटिलिटी हमें पसंद है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर मैं लगा दूंगा जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो आपको दिखेगा कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ है कि कितना ये ऊपर जा चुका है और कितना नीचे जा चुका है एक साल के अंदर। अब यहाँ पे दिया हुआ स्टॉक पी। ठीक है, पी का क्या मतलब होता है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी का जो फुल फॉर्म है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो स्टॉक पी का मतलब TCS का पी कितना चल रहा है, तो 22.4 चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि TCS को अगर हम खरीद रहे हैं, तो अगर TCS 1 रुपए कमाता है तो उसके कंपैरिजन में वो कितना महंगा चल रहा है, तो ये 22 गुना महंगा चल रहा है। इसका जो नॉर्मल रेट होना चाहिए वो इससे 22 गुना सस्ता होना चाहिए। लेकिन तो क्या हमें TCS को यहाँ नहीं लेना चाहिए, आपको कभी भी वो नॉर्मल पी पे नहीं मिलेगा, मतलब 1 के पी पे नहीं मिलेगा स्टॉक। रीजन, 1 के पी पे मिलने का मतलब है कि कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है, मार्केट में भी अभी नहीं आई है। ठीक है, कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई, जैसे मेरी कंपनी का नाम है क्वांटम कैपिटल हब। राइट नाउ ये मान लो कि वो 1 के पी पे चल रही है, क्योंकि अभी भी वो मार्केट में नहीं लिस्ट हुई है। लेकिन जब मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ, मेरी टीम वर्क कर रही है, तो फिर वो एक टाइम पे ग्रो हो जाएगी। तो फिर वो 10x 20x पी पे मिलेगी, वो कभी भी आपको 1 पी पे नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपको 1 पी पे मिल रही है तब तो वो उस जगह पर मिल रही है जिस जगह पर TCS स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको ये जानना है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पी ज़्यादा है तो हमें उस कंपनी को नहीं लेना है, तो ये डेट इज मिथ।
पी हमेशा ज़्यादा रहेगा। मैं बीएससी की बात कर लूँ, शायद पी और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ 64 का पी चल रहा है, लेकिन बीएससी ने कितना प्रॉफिट हमें जनरेट करके दिया है? उसका रीज़न है कि बीएससी की अभी डिमांड चल रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपए देने को रेडी हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो इसलिए इसका 64 का पी चल रहा है। नाउ बुक वैल्यू क्या होती है? तो बुक वैल्यू मतलब कंपनी की ओवरऑल वैल्यू कितनी है। तो बीएससी की ओवरऑल वैल्यू इज 128 करोड़ रुपीस जो बुक्स में है, ठीक है, मतलब उनके डॉक्यूमेंटेशन में। लेकिन ये अब डिफरेंस क्या है, ये भी उसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू उसकी स्टॉक मार्केट में है। मतलब आपको अगर आज खरीदना होगा बीएससी तो ये 1,15 करोड़ रुपीज समथिंग लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी बुक वैल्यू की बात करें, जो उसकी रियल वैल्यू है, जो उसके पास एसेट्स हैं, तो डेट इज ओनली 128 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि आपका जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में वो कितने परसेंट डिविडेंड देती है कंपनी, ठीक है, तो उससे कैलकुलेट होता है डिविडेंड यील्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो डिविडेंड डिवाइड बाई करंट प्राइस, ठीक है, तब हमारा निकलता है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी वो देखना पड़ेगा जाकर, लेकिन जितना भी दे रही है उसको हम जब करंट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो डिविडेंड यील्ड आ जाता है। अब इसका क्या मतलब है? जब हम अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाते हैं आफ्टर अचीविंग लाइक 1 CR 2 CR 10 CR एनी नंबर, और हमें अब रिटायरमेंट की तरफ जाना है, ठीक है, तो हम अपनी ग्रोथ पोर्टफोलियो ना बना के डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड आना चाहिए। अब हम रिस्क नहीं ले सकते कोई ऐसी कंपनी में जो हम जानते हैं कि 100 to 100% ग्रो करेगी, लेकिन अगेन देयर इज चांसेस कि वो 20% का स्टॉप लॉस पे हिट कर रहे हैं। तो फिर हम अपना कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाते हैं, कुछ पोर्टफोलियो ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं, कुछ पोर्टफोलियो हम डिविडेंड की तरफ ले जाते हैं। तब हमें हाई डिविडेंड स्टॉक चाहिए होता है। अब डिविडेंड और ग्रोथ का कोरिलेशन है, वो मैं कभी और एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। इतना आप समझ लो, जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है उनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है, जो कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छी करती है वो डिविडेंड ज्यादा अच्छा नहीं देती। तो अगर ये डिविडेंड कम है, इसका मतलब साफ है, ठीक है, कि कंपनी ग्रोथ फेज में है, आपका स्टॉक प्राइस बढ़ता रहेगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल जो दे देता हूँ यहाँ पे वेदांता का। वेदांता सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है, 8% का डिविडेंड यील्ड है, ठीक है। आपको इसमें डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसकी ग्रोथ दिखा दूं तो आप देख सकते हो दिस इज साइक्लिक स्टॉक, इसमें ग्रोथ नहीं आता, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो डिविडेंड फिर भी बेटर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे 1% का डिविडेंड है, ठीक है। समथिंग एल्स, ओके, SBI आई थिंक, यस, यस, अगेन 1% का डिविडेंड है, मतलब मोर देन 1% है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती हैं, उसका रीजन है क्योंकि उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम दिख रही है, उनको लग रहा है अब मैंने मार्केट कैप्चर कर लिया है ऑलरेडी, अब इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, तो वो डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन जिस कंपनी को लग रहा है कि नहीं अभी मेरे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो डिविडेंड ना देकर ग्रोथ में पैसे लगाएगी, वो नई कंपनी मतलब नए एरिया में अपने आप को बढ़ाना चाहेगी, ठीक है, तो दैट्स वाई उनकी ग्रोथ आती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिविडेंड, मैं इसको डिटेल में इन फ्यूचर कवर कर लूंगा। नाउ डिविडेंड यील्ड हो गया। आरओसी, आरओसी का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आरओसी की डिटेल में मैं इसको कवर करूंगा फंडामेंटल मास्टरी वाले कोर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप जान लो आरओसी इसका 46% है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 36%, ठीक है। अब क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या आरओई ज्यादा अच्छा होता है कम अच्छा होता है, ये सारी डिटेल में हम कवर करेंगे जब इसको समझेंगे। अब फेस वैल्यू क्या होती है? तो फेस वैल्यू शेयर का वो रियल वैल्यू है जब वो लिस्ट हुई थी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये 10 रहती है, लेकिन क्योंकि जब हमारे पास स्टॉक स्प्लिट होता है तो ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो एक तरीके से इसकी फेस वैल्यू 2 है, आप ये समझ लीजिए, सब कुछ काम नहीं आता आपके फंडामेंटल के अंदर भी, ठीक है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे एडिट रेशियो पे क्लिक करेंगे, बट उससे पहले एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं लॉग इन भी कर लेता हूँ, ठीक है, अभी लॉग इन हो चुका है। अगेन आई विल सर्च टीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इस कंपनी के बारे में आ जाता है। दिस इज मतलब रियल गुड फ्यूचर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्टॉक्स होने वाले हैं, एटलीस्ट हम यहाँ पर आके 10 से 12 कंपनीज के बारे में पढ़ सकते हैं,
धीरे धीरे हमें सारी कंपनीज की इंफॉर्मेशन होने लगेगी, तो हमें बेसिक उसके बारे में पता चल जाएगा कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो कंपनी क्या कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे टीडी पावर सर्च करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब आओगे और इसके बारे में पढ़ोगे तो ये बताएगी कि टीडी पावर, जैसे टीसीएस तो सबको पता है लेकिन टीडी पावर नहीं पता, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसी जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर फॉर वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ये एसी जनरेटर बनाती है और इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है। तो नाम से लग रहा था कि समथिंग पावर कंपनी, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हो, लेकिन अब हमें थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में पता चल गई है। तो बहुत शॉर्ट में, इवन डिटेल में जाने हो तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है तो वो भी पता चल जाएगा कि कौन से मोटर्स बनाती है एंड एवरीथिंग। मार्केट पोजीशन क्या है तो इट्स अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एसी जनरेटर, ठीक है, जो कि डिलीवरिंग अक्रॉस स्पेक्ट्रम, ठीक है, फ्रॉम 1 to लाइक 250 MVA, ठीक है। रेवेन्यू मिक्स क्या है तो रेवेन्यू मिक्स का मतलब है कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे बना रही है। तो एसी जनरेटर से 63% बना रही है, एसी स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट से 18% बना रही है, ठीक है। आफ्टर मार्केट बिजनेस क्या है 4% है, सब्सिडरी मतलब इसकी कोई ना कोई सब्सिडरी कंपनी है, लाइक टीसीएस, लाइक टाटा, ठीक है। अभी जैसे टाटा मोटर्स की 2 कंपनीज हो चुकी हैं तो इसकी भी ऐसी सब्सिडरी कंपनी होगी जो 15% प्रॉफिट बना रही है। जस्ट सेकेंड। हाँ, तो अगेन यहाँ पे जियोग्राफिकल स्प्लिट क्या है तो 103 कंट्रीज में कंपनीज है, ठीक है। इंडिया के अंदर इसका रेवेन्यू 59% का है एंड अदर रेवेन्यू आता है 41% का। तो जस्ट अ स्नैपशॉट कि आप एक बार रीड कर लो, इट विल टेक 1 मिनट, ठीक है। लेकिन इससे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी है डेट इज इनफ, ठीक है, वो वैसे भी काम करता है, ठीक है। अगेन की प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बाद आप पढ़ सकते हो, ये सारे उसको प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, उसकी ऑर्डर बुक क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, कैपेक्स कितना उसने किया है, क्लाइंट कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको एक अंदाजा लग जाएगा। OEM करती है, नहीं समझ में आ रहा OEM क्या होता है तो गूगल कर लो, ठीक है। तो OEM का मतलब ये होता है कि हम अपना नाम नहीं लेंगे लेकिन हम आपके लिए बना कर दे देंगे, ठीक है। तो वो किसके लिए करती है, सीमेंस, ये अगेन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। जनरल इलेक्ट्रिक, काफ़ी अच्छे इनके एसीज आते हैं, ठीक है। त्रिवेणी टरबाइन के लिए करती है और टॉप 10 क्लाइंट्स है जिससे उसका 65 to 70% रेवेन्यू आता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके टॉप 10 क्लाइंट से उसके 70% रेवेन्यू आता है। यहाँ पे एक कंसर्न वाला पॉइंट है, ठीक है, कि अगर एक भी क्लाइंट जाता है तो उसका 7 to 8% या मोर देन 10% रेवेन्यू चला जाएगा एक बार में। तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट सेंट्रिक होना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ इस तरीके की कंपनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक बार में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। दिस इज़ गुड, मैं इसको यूज़ करता हूँ जब भी मैं किसी स्टॉक्स में रिसर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर एटलीस्ट एक बार देखता हूँ उसको कि ओवरऑल क्या चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, इसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी को देना है एंड यूज़ AI, उससे पूछो कि मुझे इसको 10 बुलेट पॉइंट्स में बता दो, वो 10 बुलेट पॉइंट्स में आपको बता देगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम एडिट रेशियो पे अगर आते हैं तो हमारे पास इतने सारे रेशियोज आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज मतलब मोर देन इनफ, ठीक है। मोस्ट यूज ये सारे यूज्ड होते हैं, एनुअल P&L पे आना है, क्वार्टरली आना है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, तब आपको इन सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं तो हमें इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी लेट मी कवर समथिंग, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टिक कर दोगे तो ये पता चलेगा कि टैक्स के बाद कितना पैसा बचा, इसको अभी हम कवर करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी है। YOY का मतलब है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कितना है, या फिर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हो रहा है। प्राइस टू अर्निंग, डिविडेंड यील्ड मैंने ऑलरेडी बताया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, रिटर्न ऑन एसेट, जो हमारी कंपनी के पास एसेट है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, ठीक है। डेट टू इक्विटी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं टिक कर देता हूं अभी के लिए। ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कंपनी के पास, मैंने फिर बताया कि जो कंपनी के पास इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, और ये रिटर्न ऑन एसेट है, जो एसेट है उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। प्रमोटर होल्डिंग काफी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब कि कंपनी जिसने स्टार्ट की थी इनिशियली, हो सकता है कि एक ने की हो सकता है 3-4 लोगों ने मिलके की हो, उनके पास अभी कितनी होल्डिंग बची हुई है, क्योंकि इसको कहते हैं स्किन इन द गेम। अगर आपके पास बहुत ही कम होल्डिंग बची हुई है, ठीक है, मतलब
बहुत ही कम, 1-2%। ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा कि कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी ही 100 करोड़ की है और तुम्हारे पास मान लो 1-2% है, तो तुम्हारा सिर्फ 1-2 करोड़ रुपए कंपनी में अब लगा हुआ है। तो तुम्हारा स्किन इन द गेम नहीं है, तुम्हें कंपनी डबल करने का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा। तुम सोच रहे हो कि अगर कंपनी यहाँ से मैं डबल भी कर दूंगा तो मेरे 2 करोड़ के 4 करोड़ ही होंगे। लेकिन अगर आपके पास 50% 60% इक्विटी है, तो आप सोच रहे हो कंपनी यहाँ से डबल होती है तो मेरा भी 50-100 करोड़ रुपए डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग इंपॉर्टेंट होती है। और अभी मैं लास्ट में सबको समराइज कर दूंगा आपके लिए। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें दिख जाता है जब हम डिटेल में भी देखेंगे। अर्निंग यील्ड, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग का मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग में कितना चेंज हो रहा है, क्या प्रमोटर अपने ही शेयर को मार्केट से खरीद रहा है या अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ कितना हो रहा है, करंट प्राइस हमें ऑलरेडी दिख रहा है। ये इबिट्टा बाई ईवी बाई इबिट्टा है, मैं इसको अभी यहाँ नहीं कवर कर रहा। एंटरप्राइज वैल्यू, ठीक है, करंट रेशियो, पैग रेशियो, हाँ, रिटर्न ओवर 3 मंथ्स, तो 3 महीने में कितना रिटर्न दिया इस कंपनी ने, रिटर्न ओवर 6 मंथ, 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ 3 साल में कितनी हुई, सेल्स ग्रोथ 5 साल में कितनी हुई, से प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में कितना हुआ। सेल्स तो ग्रो की है लेकिन क्या प्रॉफिट भी ग्रो किया है, ठीक है, हमें ये देखना पड़ता है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में कितना हुआ। एवरेज रिटर्न इस इक्विटी ने कितना दिया है 5 सालों में, या एवरेज रिटर्न 3 सालों में, 1 सालों में कितना रिटर्न आया है, 3 सालों में और 5 सालों में। ये मैं ओवरऑल आपको बेसिक बेसिक सारा बता दिया, ठीक है, कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम चलते हैं वापस, अब हम यहां पे आते हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है, कमेंट MB1। अगर अभी तक सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट MB1। ठीक है, देवी को आ रहा है, नीरज को आ रहा है, राहुल को आ रहा है, गुड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टेक्निकल का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास ये स्टॉक प्राइस दिख रहा है, यहाँ जो ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं डेट इज वॉल्यूम, जो कि हम बहुत ही डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ टाइम फ्रेम है, 1 मंथ में स्टॉक प्राइस क्या कर रहा है, 6 मंथ में क्या कर रहा है, 1 ईयर में क्या कर रहा है, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, मैक्स क्या कर रहा है। तो मैक्स आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और डेट इज TD पावर। ठीक है, नाउ यहाँ पे प्राइस हो गया। अगर हम पी रेशियो पे आते हैं तो ये पी रेशियो दिख रहा है, बीच में ब्रेक क्यों है ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों इस तरह से ब्रेक है। ठीक है, लेकिन ये सारी कंपनीज में नहीं रहता। आप BSE में जाओगे तो मुझे ये ब्रेक तो पहले नहीं दिखा। ठीक है, ऐसा मोस्टली प्राइस में तब दिखता है जब कंपनी अनलिस्ट होकर लिस्ट हुई हो। ठीक है, अब वो अनलिस्ट क्यों होती है और फिर से लिस्ट क्यों होती है, उसके 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है वो सेबी की रेगुलेशन ना फॉलो कर रही हो, इसलिए सेबी ने उसको फोर्सफुली अनलिस्ट कर दिया हो, फिर से उन्होंने रेगुलेशन के लिए सब कुछ फॉलो किया तो फिर से लिस्ट हो जाती है। कई बार कंपनी को कुछ इंटरनल चेंजेस करने होते हैं बहुत बड़े, जो कि वो सेबी को नहीं बता सकती या कुछ नहीं कर सकती, तो वो अपनी मर्जी से फॉर्म डाल देते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट से अनलिस्ट होना है। ऐसे केस में हमारे साथ क्या होता है, जिनका शेयर थे उनको पहले से पता चल जाता है और उनका जो करंट प्राइस चल रहा है उस करंट प्राइस पे उसको सेल करके उनको पैसे वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैसेज, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग आ जाता है। लेकिन ये बहुत ही छोटी कंपनीज में होता है, कभी भी बड़ी कंपनीज आपको ये करते नहीं दिखेंगे कि रिलायंस कल अनलिस्ट हो रही है फिर से वो लिस्ट हो रही है, जो कि 5-6 साल तक पॉसिबल नहीं है। सेबी का रूल है कि अगर आप एक बार अनलिस्ट होते हो तो 5 साल बाद ही वापस लिस्टिंग हो सकती है। तो ऐसा प्राइस में जब आपको गैप दिखे कभी, तो यही हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी कंपनी अनलिस्ट कर दी जाती है, बाद में कोई बड़ी कंपनी उसको खरीद लेती है और मार्केट में वापस लेकर आती है, तो आपको बीच में प्राइस में गैप दिखेगा। ठीक है, तो वहां पे टाइम में भी गैप दिखेगा, डायरेक्टली आपका 2013 चल रहा होगा, नेक्स्ट कैंडल में 2018 आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। इफ मेरे पास कोई चार्ट आएगा तो आई विल शो, मैंने पास्ट में देखा है। अब यहाँ पे पी रेशियो है, तो अगेन आपको ये जो शो कर रहा है दैट इज पी रेशियो, और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई है दैट इज EPS। तो आपको अर्निंग पर शेयर वर्सेस पी में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो सेल्स वर्सेस मार्जिन में, प्राइस टू बुक वैल्यू में, वो सब हमें नहीं करना। अलर्ट का एक यहाँ पे फ्यूचर है, अगर यहाँ पे हम ये लगाते हैं कि प्राइस गोज अबव, ठीक है, कितने ऊपर जाना चाहिए, तो जैसे हमारी जो ATH स्ट्रैटेजी है हम एक बार उस पर आ जाते हैं। हाँ, ये ATH ब्रेकआउट करने वाला है, वेरी गुड। कौन सा, हाँ BSE ATH ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमारे पास ATH कहाँ पर है,
तो नियरली 2333 पर है, तो हम अलर्ट पे गए, प्राइस गोज अबव 2003, अगेन आई हैव टू चेक, हाँ 2933, और यहाँ पे लिखा है कि क्या बताना है तो बता दो, BSE ATH ब्रेकआउट, ओके सेव। अब क्या होने वाला है, मेरे पास मेल आएगी, जब भी BSE इस प्राइस को क्रॉस करेगी तो मेरे पास scanner.in से मेल आ जाएगी। किस पे मेल आएगी, जिससे हमने लॉगिन किया हुआ था उस पर अब मेरे पास मेल आने वाली है scanner.in से कि आपने जो BSE पे अलर्ट लगाया था वो ट्रिगर हो गया है, और ये नोट डाला था, उस नोट के साथ हमारे पास मेल आ जाएगी। यहाँ पे दिखा भी रहा है alert 1, एक अलर्ट क्रिएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, 50 DMA, DMA का मतलब डेली मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 50 का डेली मूविंग एवरेज लग गया, यहाँ पे 200 का डेली मूविंग एवरेज लग गया। बहुत ही बेसिक टेक्निकल है, हम बहुत ही डीप में पढ़ते हैं इसको। नाउ अब यहाँ पे प्रोज क्या है, इस कंपनी के अच्छी बातें क्या है, तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री का मतलब डेट है लेकिन बहुत ही कम है। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कंपनी के पास एसेट है 100 करोड़ के और डेट है 5 करोड़ का, तो हमें पता है ना कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जितना उसके पास डेट है, ठीक है। पर्सनल लेवल पे हम ले लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पर्सनल लेवल पे आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपके पास एसेट है समथिंग 20-25 लाख 50 लाख के, और आपने 5-6 लाख का डेट ले रखा है, तो आप डेट में नहीं कहलाओगे। डेट इज गुड अगर आप उसको प्रोडक्टिवली यूज करो, जो कि कंपनीज करती हैं। पर्सनल लेवल पे डेट इज नॉट गुड, लेकिन कंपनी लेवल पे डेट अच्छा होता है। तो कभी भी डेट फ्री कंपनी मत देखो, ये देखो कि क्या ऑलमोस्ट डेट फ्री है या फिर बहुत अल्ट्रा डेट तो नहीं है उसके पास, ठीक है। तो अगेन मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि 100 करोड़ के उसके पास एसेट है, 5 करोड़ का डेट है, तो कभी भी अपने डेट को कंप्लीटली पे ऑफ कर सकती है, तो वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कहलाती है। एक एग्जांपल और भी है एप्पल का। एप्पल के पास कैश रिजर्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एप्पल जो यूएस में लिस्टेड कंपनी है, उसके पास कैश रिजर्व सबसे ज़्यादा है। क्या वो कंपनी, पैसे हैं उसके पास बैंक अकाउंट में, फिर भी वो डेट लेती है मार्केट से अपने वर्किंग के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कैश रिजर्व को नहीं यूज कर सकते, लेकिन डेट लेते हैं वो लोग, उस टैक्स बेनिफिट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो लेकिन हमेशा ही डेट फ्री रहेगी क्योंकि उसका कैश रिजर्व बहुत है, वो जब चाहे तो इस कैश को उठाकर दे देगी और डेट फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो डेट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, 65% CAGR, CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, हर साल 65% से ग्रो कर रही है पिछले 5 सालों से, ठीक है। एंड हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है 41% का, 41% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी वो दे रही है। बस एक ही पॉइंट है जो कि अगेन इनके अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो कुछ भी निगेटिव नहीं है। स्टॉक प्राइस 22 टाइम्स ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू के। उसका जो बुक वैल्यू है, मैंने बताया कि कंपनी की लाइक पेपर्स में जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में मार्केट में वो 22 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एवरीथिंग इज, ये मेरे लिए भी नेगेटिव नहीं है, तो मेरे लिए इसमें सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ ओके, नाउ पीयर कंपैरिजन, यहां से स्टार्ट होता है मेन जो हमें देखना होता है। तो पीयर कंपैरिजन क्या है, पीयर कंपैरिजन का मतलब कि BSE की सिमिलर कंपनीज मार्केट में और कौन सी लिस्टेड है। तो यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है और IEX लिमिटेड मतलब लिस्टेड है, ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, जो कि हमारी कमोडिटीज यहाँ पे ट्रेड करती है, तो वो भी एक तरीके का हमारे पास एक्सचेंज हो गया, और BSE भी एक तरीके का एक्सचेंज है, इसलिए वो दिखा रहा है। NSE अभी लिस्टेड नहीं है इसलिए वो यहाँ नहीं शो कर रहा, ठीक है। IEX भी लिस्टेड है, तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि इसका प्राइस ये चल रहा है, MCX का प्राइस ये चल रहा है और IEX का प्राइस ये चल रहा है। PE कितना है, तो यहाँ पे वैसे तो उनका नेचर सिमिलर नहीं है, अगर BSE NSE दोनों लिस्टेड होती तो सिमिलर नेचर होता, तो यहाँ पे हम PE कंपेयर कर पाते कि कंपनी कौन सी ज़्यादा महंगी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट कैप BSE का दिख रहा है आपको सबसे ज़्यादा है, मैं यहाँ पे दूसरी कंपनी लगाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने TCS लगा के पीयर कंपैरिजन में आया, तो अब TCS के कंपैरिजन में इन्फोसिस भी है, HCL भी है, विप्रो भी है, और ये सारी सेम ही कैटेगरी की है, ठीक है। अब यहाँ पे TCS का प्राइस आपको दिख रहा है, मतलब सारे प्राइस एक साथ दिख जा रहे हैं। पी आपको दिख रहा है, तो 22 का पी TCS के पास है,
इवन HCL का पी ज़्यादा है, ठीक है, 25 का चल रहा है, और टेक महिंद्रा का 32 चल रहा है, और परसिस्टेंट सिस्टम्स का तो 60 चल रहा है। एक बार हम परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ ओपन भी कर दें, क्यों 60 चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा। persistent systems, just a second। ओके, ठीक है, आपको दिख रहा है क्यों ये 60 चल रहा है, क्योंकि ये ATH ब्रेकआउट करने जा रहा है, प्लस इसकी जो ग्रोथ देखोगे आप, ठीक है, दिस इज द ग्रोथ, ठीक है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और अगेन ये ATH स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ठीक है, और अभी भी वो ATH ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। एक ATH ब्रेकआउट यहाँ पे भी इसने किया था, ठीक है, फिर से वो ATH ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो जितना ज्यादा स्टॉक्स चलेगा उतना ही ज्यादा उसका पी हो जाएगा। जब वो रुकेगा, जब वो इस तरह से करेक्शन करेगा, उसका पी धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो पी पे ध्यान आप लोग मत देना, कभी भी पी से हमें शेयर प्राइस को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मार्केट कैप यहाँ पे दिखा रखा है, तो आपको ये पता चलता है कि TCS कितनी बड़ी है एज कम्पेयर टू उसके पीयर्स, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी है। इन्फोसिस भी उससे काफ़ी पीछे है, जो सेकंड नंबर पर है। डिविडेंड यील्ड कौन ज़्यादा दे रहा है, तो अगेन देखो परसिस्टेंट सबसे कम दे रहा है, क्योंकि इसके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या कर रही है, अपने सारा पैसा, जैसे एज अ कंपनी मेरे पास आज 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, अब मेरे पास दो काम है, या तो मैं इस प्रॉफिट को एंजॉय करूं, एंजॉय कैसे करूंगा, एज अ डिविडेंड, या फिर मैं इसको ग्रोथ में लगाऊं। तो सेकंड, कंपनी को जब दिखता है कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं मान लेते हैं कि किसी और कंट्री में ग्रो कर सकता हूं या किसी और सेगमेंट में ग्रो कर सकता हूं, तो कंपनी उस प्रॉफिट को यूज करती है दूसरे सेगमेंट में ग्रो करने के लिए। अब उसको लग रहा है कि नहीं, कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, या फिर किसी जगह किसी नए एरिया में ग्रोथ नहीं दिख रही, तो वो सोचती है कि फिर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। ठीक है, मैं पी रेशियो को कंसंट्रेशन इसलिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पी का बहुत, मतलब जो नॉर्मल पी का प्रिडिक्शन होता है, दैट इज कि पी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो कंपनी महंगी है, उसका मतलब हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि BSE का पी अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ग्रो करेगी क्योंकि वो ATH ब्रेकआउट कर रही है। तो पी हमें क्या देखना चाहिए पी में, कि मतलब मैं तो पी को पर्सनली नहीं चेक करता, जैसे अब ये परसिस्टेंस का 60 का पी है, तो इस अकॉर्डिंग IT सेक्टर की सबसे महंगी कंपनी हो जाती है परसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो तो चार्ट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास रेड पे कम वॉल्यूम है, ग्रीन पे ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, ब्रेकआउट भी करने जा रही है, और प्लस इसकी ग्रोथ आप देखोगे तो ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। इवन लास्ट ATH ब्रेकआउट से इसने 52% ग्रो किया था, ठीक है, जबकि इसका पी सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई हम पी को वेटेज नहीं देते हैं, ठीक है। पी को वेटेज पहले दिया जाता था जब वो फंडामेंटली इतना काम करता था, अब वो वेटेज नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पी को मैं वेटेज नहीं देता स्पेशली, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पी को नॉर्मली आप सुनोगे तो वेटेज दिया जाता है कि अगर पी ज़्यादा है तो आपको स्टॉक्स नहीं लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अगर जो ट्रेडिंग चेकलिस्ट है, इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट है, उसमें वो फुलफिल हो रहा है, पी उसका कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नाउ मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, हाँ, एंड दिस इज नेट प्रॉफिट, ठीक है, उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है तो सारी कंपनीज का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। वेरिएशन कितना है क्वार्टरली प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, पिछले प्रॉफिट से इस क्वार्टर में प्रॉफिट कितना चेंज हुआ है तो 8% से। अब यहाँ पे देखो परसिस्टेंट सिस्टम का पी क्यों ज्यादा है, इसका पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में प्रॉफिट 45% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, माइनस नहीं लेगा यहाँ पे। माइनस का मतलब कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में घट गया है, सिर्फ एक ही कंपनी में हुआ है, टेक महिंद्रा। लेकिन इसमें देखोगे तो 45% से इंक्रीज हुआ है। तो जब अगर हमारा प्रॉफिट एक क्वार्टर में 45% से इंक्रीज हो रहा है, तो आप सोचो उसका शेयर प्राइस कितनी तेजी से इंक्रीज होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास परसिस्टेंट में ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, ये हो गया। और सेल्स क्वार्टरली कितना चेंज हुआ है तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब सेल्स भी क्या मैटर करता है कि जितनी बड़ी कंपनी उसकी सेल्स उतनी ज़्यादा, तो एज कंपेयर टू TCS की सेल्स ज़्यादा है, लेकिन परसिस्टेंट की कम है, क्योंकि वो छोटी कंपनी है, उसको कम प्रोजेक्ट्स मिलते होंगे। तो लेकिन हमें प्राइस पे ध्यान देना है कि प्राइस कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। मैं TCS भी यहाँ पे मतलब ओपन कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा TCS का प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन सेम टाइम पे परसिस्टेंट का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन है कि कितना सेल्स में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 2% से सेल्स वेरी कर रही है, 2% से इंक्रीज हुई है सेल्स, लेकिन यहाँ पे सेल्स 23% से इंक्रीज हुई है। अब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अब आता है क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट का क्या मतलब है, वो तो मतलब जो हमारे हर क्वार्टर रिजल्ट आता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैं ऊपर एक बार और बता देता हूँ। पीयर कंपैरिजन में एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आईटी सॉफ्टवेयर्स में आ जाती है। यहाँ पे चेंज हो गया, आईटी हार्डवेयर भी हो सकता था, आईटी सॉफ्टवेयर हो गया। उसके अंदर भी आते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग में आ जाती है। टीसीएस इज अ सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग कंपनी। सेम टाइम पे अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे परसिस्टेंट भी आई थिंक सेम में सेम कैटेगरी में है। यस, यहाँ पे माइंड ट्री भी आ रही है। जैसे मैं बीएससी ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है, अगेन फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन उसके बाद ये कैपिटल मार्केट में आ जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जाओगे तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक्स भी हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज लेकिन बैंक, बैंक के अंदर भी प्राइवेट बैंक, ठीक है। कौन सा स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई बैंक। नाउ तो ये हमारे पास यहाँ पे दिखता है कि टोटल लाइक उसकी कैटेगरी क्या है। फिर यहाँ पे लिखा है पार्ट ऑफ, आपको ये भी पता चलेगा कि कितनी चीजों के पार्ट है। तो निफ्टी 500 में कंपनी आती है, निफ्टी मिड कैप 100 में भी ये कंपनी आती है, निफ्टी मिड कैप 50 में भी ये कंपनी आती है, मतलब मिड कैप की टॉप 50 कंपनी में ये कंपनी आती है हमारे पास बीएससी, ठीक है। निफ्टी सर्विस सेक्टर के अंदर आती है, अगर निफ्टी के सर्विस सेक्टर की बात करोगे उसमें आती है। निफ्टी 200 में आती है, ठीक है। अगर निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज लेते हैं, ऑल करोगे तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी आती है, ठीक है। निफ्टी अल्फा 50, इसका मतलब है कि निफ्टी में जो 500 कंपनीज है उनमें से कौन सी सबसे तेज चलने वाली 50 कंपनीज है, वो होती है अल्फा 50। तो उसमें भी आती है। यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत जगह ये सारी कंपनीज आती है। निफ्टी 200 अल्फा 30, मतलब निफ्टी की टॉप 200 कंपनीज ले लो, उसमें जो 30 सबसे तेज चलने वाली कंपनीज है उनमें भी बीएससी आती है, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन है। तो इससे भी आपको ओवरऑल पता चलता है कि ये मतलब किस सेक्टर की है। जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है मिड कैप, मिड कैप कहीं भी स्मॉल कैप नहीं दिख रहा है, ना कि लार्ज कैप दिख रहा है, तो मुझे ये पता चल गया अच्छा ये मिड कैप की है। टीसीएस में हम आ जाते हैं, यहाँ पे ऑल कर देंगे तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं लार्ज कैप दिख जाएगा, देखो बीएससी लार्ज कैप, ठीक है। निफ्टी 100 क्वालिटी 30, अगेन लार्ज कैप, तो हमें पता चल गया कि ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। और निफ्टी 50 का पार्ट है, यहाँ पे निफ्टी 50 कहीं नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, निफ्टी 50 में सिर्फ लार्ज कैप आती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो पॉइंट है पहले स्टार्टिंग में, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। अब इसका क्या मतलब होता है, तो कोई भी कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो इंडिविजुअल एक कंपनी नहीं होती है, वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंपनी। जैसे रिलायंस हो गई, तो रिलायंस के अंदर ही बहुत सारी कंपनीज है, अब वो धीरे धीरे अलग हो रही है। जैसे रिलायंस रिटेल अब अलग हो रहा है, अभी वो रिलायंस के अंदर है, पहले जियो भी रिलायंस के अंडर में था, अभी वो अलग हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड और ये ब्लैक कलर में, इसका मतलब ये जो पूरा फिगर दिख रहा है आपको नंबर्स का, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज। उसके पास जितनी कंपनीज है उन सारी कंपनीज का फिगर मिलाकर वो रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंड अलोन पे क्लिक कर दोगे तो ये पूरा फिगर चेंज हो जाएगा और इस पे ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इस पर ये बोल्ड हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब सिर्फ इस पर्टिकुलर कंपनी का हमें टोटल नंबर दिख रहे हैं। ये कौन सी कंपनी थी, तो टीसीएस, तो टीसीएस के अंडर भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टैंड अलोन पे क्लिक कर दिए, मतलब सिर्फ टीसीएस के नंबर अब हमें दिख रहे हैं, तो टीसीएस के नंबर फॉर श्योर कम होंगे। एक कंपनी जो कर रही है उसके नंबर कम होंगे, अगर उसकी बाकी सारे कंपनीज के भी उसमें नंबर्स मिला दिए जाए तो फॉर श्योर वो ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे 46 करोड़ है, जैसे ही मैं कंसोलिडेटेड पे आता हूँ 55 करोड़ हो जाता है। सिर्फ टीसीएस अकेले कर रही है 46 करोड़, लेकिन उसके साथ जो छोटी छोटी कंपनीज और भी हैं अगर उनको हम मिलाते हैं तो ये 55 करोड़ हो जाता है। तो
शेयर्स में जो चेंजेस होंगे वो तो सारी कंपनीज को मिलाकर ही होंगे, भले ही किसी भी कंपनी से प्रॉफिट आ रहा हो, कंपनी में प्रॉफिट आ रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादातर कंसोलिडेटेड देखना होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टैंड अलोन लिखा हुआ था तो मैंने बता दिया कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, आपको हमेशा कंसोलिडेटेड देखना है। अब यहाँ पे सेल्स हमें पता चल रही है कि सेल्स 2022 से लेकर 2025 तक कब कितनी हुई है। एक्सपेंस कंपनी ने कितना किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जितनी सेल्स हुई है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है। इसको बोल्ड इसीलिए किया गया है कि हमें सेल्स और एक्सपेंस से मतलब नहीं है, प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी में ये बताओ। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, तो 26%। अदर इनकम, अब यहाँ पे एक छोटा सा प्लस आपको दिख रहा है, अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगी ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, साल में कितना चेंज होता जा रहा है। यहाँ 18% से ग्रो की, 19% से, 16% से, अभी देखोगे सिर्फ 2% से ग्रो की, इसीलिए उसका प्राइस नहीं ग्रो कर रहा। ठीक है, अगर यही मैं बीएसई में देख लेता हूँ जाकर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले -4 था, लेकिन अभी कितना है, 105% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जब 105% से उसका प्रॉफिट सेल्स ग्रो कर रहा है तो फिर मतलब प्राइस और तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक्सपेंस में आप आओगे तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है, अदर कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अब जैसे बीएससी के पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी क्योंकि दिस इज अ डिजिटल कंपनी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती, उसको एम्प्लॉय कॉस्टिंग लगती है। ठीक है, वो भी वो देख रहा है कि कम कर दी जा रही है अपने सेल्स के मतलब कंपैरिजन में उसके एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कोई भी डिजिटल कंपनी होती है तो उसके एम्प्लॉय कम होते हैं, फिर भी वो काम ज़्यादा कर लेती है। जो लाइक कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें जितनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी उतने ज़्यादा एम्प्लॉय बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। ठीक है, अब नाउ अदर इनकम में आते हैं। अदर इनकम इंपॉर्टेंट है, मैं वो एक पॉइंट बताता हूँ। कभी भी जस्ट अ सेकेंड। अभी तक सबको समझ में आ रहा है, कमेंट MB2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट RP, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि कितना ज़्यादा समझ में आ रहा है। फंडामेंटल इज लिटिल बिट लाइक मैथमेटिकल एंड मुझे नॉर्मली टफ लगता है टेक्निकल के मुकाबले। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट MB2, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट RP, रिपीट। ओके, सो ठीक है, कहाँ से रिपीट करना है, मतलब देविका कैन यू टेल कि कहाँ से नहीं समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस से रिपीट करना है या फिर हमें क्वार्टरली रिजल्ट से रिपीट करना है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट पे ही हम अभी हैं। अगेन क्वार्टरली रिजल्ट में क्या होता है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे दो फिगर हैं, एक है स्टैंड अलोन, एक है कंसोलिडेटेड। अब स्टैंड अलोन में क्या होता है कि उस कंपनी का सिर्फ रिजल्ट रहता है, इसका नाम ही स्टैंड अलोन, तो उस कंपनी का सिर्फ रिजल्ट है इसके अंदर। लेकिन अगर हम कंसोलिडेटेड पे जाते हैं, मतलब उसके साथ जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, एग्जाम्पल TCS, TCS एम्पायर में सर्च करता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ अगर मैं इमेजेस पे जाऊं तो दिस इज TCS एम्पायर। ठीक है, अगर हम सिर्फ TCS की बात करते हैं, लेट मी ओपन। ठीक है, आई थिंक नहीं, मुझे कोई दूसरी इमेज चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो TCS जो एक टेबाको कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो ये सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है, लेकिन सब अलग अलग कंपनीज हैं। आशीर्वाद, सनफीस्ट, फियामा, ITC होटल, क्लासमेट, कैंडीमैन, मंगलदीप जो अगरबत्ती आती है, ठीक है, मेन टॉफी। तो अब क्या है कि TCS इज अ, मतलब इसका कलेक्शन ऑफ कंपनीज हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ ITC, सॉरी TCS नहीं, ITC की बात करते हो आप, जो कि टोबैको कंपनी है, तो वो आ जाएगा स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में। मैं ITC ही ओपन कर लेता हूं यहाँ पे, यहाँ पे ITC। ठीक है,
अब यहाँ पे हम आते हैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट में और व्यू स्टैंड अलोन करते हैं, तो ये सिर्फ उस सीक्रेट कंपनी की बात हो रही है, मतलब जो उसकी टबैको कंपनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे व्यू कंसोलिडेटेड करते हैं, तो अब ये सारी कंपनीज का मिला के फिगर आ रहा है। हमेशा स्टैंड अलोन फिगर कम होगा, जो कि यहाँ देखो 16,000 करोड़ है, और अगर आप कंसोलिडेटेड पे करोगे तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि एक कंपनी में तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो है ही है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज का प्रॉफिट इसके अंदर आकर मिल रहा है या सेल्स आकर मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। अब हम सेल्स में अगर आते हैं, तो यहाँ पे क्वार्टरली लाइक सारी सेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, सितंबर 2022, दिसंबर 2022, मार्च, ठीक है, क्वार्टरली यहाँ पे सेल्स अवेलेबल है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट है हमारे पास। अब सेल्स के अंदर अगर क्लिक करते हैं, तो इसमें कितना ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे पता चल रही है। अभी के लिए हम उसमें नहीं जाते। एक्सपेंस में हम जाएंगे तो क्या कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जैसे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है और एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट आपको दिख रहा है नहीं बढ़ रही है, लेकिन हाँ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आते हैं, तो दिस इज लाइक हमें ओवरऑल ये नहीं फर्क पड़ता कि सेल्स कितनी है, एक्सपेंस कितना है, क्या प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोल्ड किया गया है कि हाँ कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है 2022 से 2025 में कुछ प्रॉफिट में मेजर चेंज नहीं है, इसीलिए उसके शेयर में मेजर चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वो बढ़ता जा रहा है, नहीं कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर पा रही है, वो अपने ऑपरेशंस के मार्जिन को कम कर रही है। ठीक है, अब अदर इनकम इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार इस पे क्लिक करता हूं, यहां पे आपको दिखेगा एक्सेप्शनल आइटम। यहां पे ध्यान से सुनना आप लोग, अदर इनकम वाला पॉइंट। एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है, ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम इज कि जो हमेशा नहीं बिकता, कभी कंपनी ने बेच दिया। ठीक है, तो कंपनी जो लॉस मेकिंग होती है वो अचानक से प्रॉफिट में आने के लिए इसी का यूज करती है। ठीक है, अब एक्सेप्शनल आइटम का मतलब कि कंपनी के पास कोई जमीन पड़ी हुई है, जो कंपनी लॉस मेकिंग चल रही है, लेकिन उसको कुछ करना है प्रॉफिट दिखाने के लिए, तो क्या करती है, उस जमीन को बेच दिया। अब वो जमीन इज लाइक 100-200 करोड़ की जमीन, तो 200 करोड़ का कंपनी में प्रॉफिट आ गया, कंपनी में लॉस था मान लेते हैं 100 करोड़ का, तो क्या हो गया कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख गया ओवरऑल। ठीक है, लेकिन क्या कंपनी के ऑपरेशन से प्रॉफिट आया, नहीं। क्या कंपनी ने ये लैंड बेचा है, हर साल बेचती रहेगी, नहीं। इट इज एक्सेप्शनल आइटम, कि कंपनी के पास कोई पेटेंट रखा था बेच दिया, कोई मशीन रखी थी बेच दी, या फिर कोई जमीन थी, कुछ भी उसके पास एक एक्सेप्शनल आइटम था जो वो बार बार नहीं बेच पाएगी, वो आता है एक्सेप्शनल आइटम में, जो कि इसने किया है। आपको यहां दिखेगा, यहां पे मैं एग्जांपल दिख भी गया, कंपनी का प्रॉफिट था लाइक, अब ये न्यूज में क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट था लास्ट दिसंबर के अंदर 6,000 करोड़, अचानक से प्रॉफिट हो गया 21,000 करोड़। न्यूज में आ जाएगा कंपनी का प्रॉफिट इतना ज्यादा जंप कर गया, तो शेयर प्राइस तो भाग जाना चाहिए अगर आप फंडामेंटली लेने जाओगे। लेकिन ये आया कैसे, तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम की सेल्स थी 200 करोड़, अचानक से उसने कुछ बेचा है, ऐसा हो सकता है जमीन, हो सकता है होटल, आईटीसी का पॉइंट चल रहा है, यस, तो हो सकता है होटल उसने कोई बेच दिया हो, जो उसने 14,000 करोड़ का बेच दिया। ठीक है, दैट्स वाई उसका प्रॉफिट जम हो गया। लेकिन क्या उसका नॉर्मल प्रॉफिट जब हुआ है जो कि यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि 6,300 करोड़ है, यहाँ पे 6,500 करोड़ हो गया, 200 करोड़ के चेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से बहुत बड़ा चेंज हो गया, तो आपको क्या देखना है, क्या वो एक्सेप्शनल आइटम से तो नहीं हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम से हुआ है तो वो मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी उसके ऊपर, क्योंकि मार्केट को पता है, बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता है कि ये बार बार नहीं होने वाला, ये अभी हो गया है, तो यहाँ पे प्राइस रिएक्ट नहीं करेगा आपका। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अदर इनकम हो गई। अदर इनकम नॉर्मल लिखी हुई है, जो कि नॉर्मली होती रहती है। अदर इनकम का मतलब कंपनी के ऑपरेशन से पैसा नहीं आया, कंपनी का जो मेन काम है वहां से पैसा नहीं आया। हो सकता है उसने कुछ पैसे रखे रहे हो, उसको कहीं पे बैंक में जमा कर दिया, वहां से इंटरेस्ट आ गया, या किसी को लोन दे दिया, या किसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, तो डेट इज मतलब पैसे आ रहे हैं कंपनी में, इसीलिए नॉर्मल लिखा गया है कि ये आते रहेंगे। लेकिन ये कंपनी के नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, मतलब उसके कोर बिजनेस से प्रॉफिट नहीं है। जैसे अगर किसी कंपनी का कोर बिजनेस, जैसे आईटीसी का कोर बिजनेस इज टोबैको, ठीक है, तो टोबैको से जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ शो होगा। लेकिन टोबैको ने, मतलब आईटीसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से प्रॉफिट आ रहा है एज अ इंटरेस्ट, एज अ डिविडेंड,
वो यहाँ शो होगा क्योंकि वो उसका कोर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट अलग से शो किया गया है, कंपनी का इंटरेस्ट मिलता है। तो हर एक कंपनी के पास मैंने बताया कि वो कॉर्पस रखती है, ठीक है, कि कभी अचानक से कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट की तो हम उसको यूज़ करेंगे। तब तक के लिए वो पैसे बैंक में रहते हैं, तो थोड़े बहुत पैसे जनरेट होते रहते हैं, 13 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, डेट इज लाइक चिल्लर फॉर द कंपनी। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन आप लोगों को पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी कोई कंपनी मतलब जैसे कि मशीनरी खरीदती है तो मशीन पुरानी होती है, तो उनको गवर्नमेंट कहती है कि तुम इस पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो अगेन। एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैंने एक मशीन खरीदी थी 100 करोड़ की, लेकिन एक साल बाद क्या मैं उसको बेचने जाऊंगा 100 करोड़ की बिकेगी? नहीं बिकेगी, मे बी वो 80 करोड़ की बिके। तो यहाँ पे मेरे 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है एज अ कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो चलते चलते ही 20 करोड़ का नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि वो 20 करोड़ रुपए तुम डिप्रेसिएशन क्लेम कर सकते हो। तो इसलिए जितना ज़्यादा ही कंपनीज बढ़ती रहेंगी, जैसे अगेन शायद मैं टीसीएस का एग्जाम्पल लूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। TCS, ओके, क्वार्टरली रिजल्ट, अदर इनकम, ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। लेट मी थिंक, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें मशीन ज़्यादा हो, ठीक है। आई थिंक इट विल बी अदानी, अदानी पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पर है। तो अदानी पोर्ट्स पे जो काम करती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सितंबर 2022 में इसने डिप्रिसिएशन क्लेम किया था 800 करोड़ समथिंग का, लेकिन अभी वो 1200 करोड़ का कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉर श्योर अपनी मशीनें बढ़ाई होंगी, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ की है तो उन्होंने मशीनें बढ़ाई हैं। जितनी ज़्यादा मशीनें, उतना ज़्यादा वो हर साल डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे इनको पढ़ना है, ठीक है। यूज नहीं होती, एक्सेप्शनल आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे माइनस में दिख रहा है क्योंकि इन्होंने बेचा नहीं है, खरीदा है, ठीक है, इसलिए माइनस में दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब पॉइंट यहाँ पे आता है, अच्छा सॉरी, अदर के बाद आ जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, ठीक है, कितना डिप्रिसिएशन वो क्लेम कर पा रही है, वो मैंने बताई दिया आपको। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है कि सब कुछ करने के बाद कंपनी के पास पैसा बचा कितना है, क्योंकि टैक्स तो कंपनी को देना पड़ेगा। अब ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कंपनी ने पैसे बनाए थे इतने ही, लेकिन अभी उसको ये सारा करने के बाद उसके बाद बचेगा 1900 करोड़ रुपए, ठीक है। सेम यहाँ पर कंपनी ने पैसे बनाए थे 5000 करोड़, लेकिन कंपनी का बचा कितना, डेट इज 36,000 करोड़, ठीक है। अब सॉरी 3600 करोड़। अब इस पैसे का क्या करना है वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आगे ग्रो करना है या एज अ डिविडेंड देना है। अब इसमें टैक्स भी अभी जाएगा, ठीक है। टैक्स जाने के बाद 15% का टैक्स है, यहाँ 14% का है, 17% का है। क्यों टैक्स चेंजेस है? क्योंकि मतलब टैक्स रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं और कंपनी के पास बहुत सारी वेरिएशन होते हैं, किसी में 22% का टैक्स है, किसी में 8% का टैक्स है। तो सब कुछ करने के बाद ये ओवरऑल 15% का टैक्स लगेगा। अब उसके पास और भी कम प्रॉफिट बचेगा, दैट इज 31 करोड़ रुपीज। और यहाँ पर है ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। अब एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ कितना, तो डेट इज 14 रुपीज, ठीक है। एक शेयर पे उसको 14 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है, जो कि रियल प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे काम करती है, इसलिए आपके प्राइस ज़्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रॉ पीडीएफ है, क्लिक करोगे तो आई थिंक बीएससी पे जाकर पूरी इसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अब ये सारी उसकी देखो होल्डिंग कंपनीज है, जो मैं सब्सिडरी आपको बता रहा था। तो अदानी पोर्ट्स जो मेन कंपनी है, स्टैंड अलोन कंपनी, और उसकी कंसोलिडेटेड के अंदर ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पर है, आई थिंक मैंने भी नहीं देखी ये सारी कितनी, 36 कंपनीज है और आई थिंक और भी ज़्यादा होंगी। यस, यस, ओके। तो टोटल इसके अंदर 173 कंपनीज हैं, ठीक है। तो 173 कंपनीज मिलाकर एक अदानी पोर्ट बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आते हैं, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया तो कमेंट MB3। ओके, गुड गुड गुड।
अब देविका को भी समझ में आ गया? गुड एवरीवन, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं टाइम लेकर काफी इजी अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टैंड अलोन सिर्फ उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड सारी कंपनीज का मिलाकर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स पे आते हैं, तो अगेन सेल्स क्या हुई है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो सेल्स ग्रोथ क्या है। एक्सपेंस पे आते हैं तो उसका मार्जिनल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, तो अगेन ये थोड़ा थोड़ा डिफर करता है कि वो आईटी कंपनी है कि वो लाइक लॉजिस्टिक कंपनी है, उस हिसाब से लाइक जितना ज़्यादा, जैसे स्विगी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्विगी में एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऐप बेस्ड है, तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी नहीं है, एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, मे बी एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होते रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो डन। यहाँ पे हम ओवरऑल अगेन यहाँ पे आता है कि सेल्स कितना किया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे क्या आ रहा था। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ तक ये सारा फिगर चेंज है, सिर्फ लास्ट में एक चेंजेस है, दैट इज डिविडेंड पे आउट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये भी आ जाता है कि डिविडेंड पे आउट इस कंपनी ने कितना किया। तो यहाँ पे 12% का किया था, फिर 10% का किया था, 8% का, इस तरह से। अब जैसे अभी TTM आ रहा है, TTM का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट नवंबर से लेकर अभी तक का, ठीक है। तो डेट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो वो ये फिगर आ रहा है अभी, इस बार का पूरा प्रॉफिट जब तक निकल नहीं जाएगा, मतलब ईयर एंड नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब क्वार्टर जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि वो अभी भी कल भी कंपनी लाइक अनाउंस कर सकती है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। टैक्सेस भी यहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि अभी कंपनी जब तक मतलब क्लोजिंग नहीं हो जाती जब तक क्वार्टर की, तब तक वो चीज़ें नहीं शो होती हैं। ओके, सो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी दिख रहा है, तो यहाँ पे है कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे अर्निंग कितनी हुई है, और फिर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाता है। अब यहाँ पे जो स्नैपशॉट है हम इनको देखते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 10 सालों में 17% ग्रो किया है, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 21%, 3 सालों में 21%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगेन 22% से ग्रो किया है। तो इससे ये दिख रहा है कि 1% ज़्यादा ग्रो किया है एज कंपेयर टू 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो यहाँ पर है कि 17% से 13% से 27%। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 सालों में 21% ग्रो किया था, लेकिन ये 27% ग्रो किया था। लेकिन पिछले टाइम में ये 22% ग्रो किया, लेकिन प्रॉफिट नहीं ग्रो किया है, ठीक है। मे भी कहीं पे उन्होंने एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया था, प्रॉफिट नहीं ग्रो किया। तो डेट्स वाई यहाँ पे आपको ये सारे दिख रहा है कि स्टॉक में CAGR कितना आया है, मतलब हर साल कितनी ग्रोथ आई है। तो पिछले 10 सालों से 19% हर साल की ग्रोथ है, पिछले 5 सालों से 29% हर साल की ग्रोथ है, 3 सालों में 19% और 1 साल में 27% है। एक रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी में जितनी इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है वो यहाँ पे दिया गया। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में आते हैं, अगेन वो सेम पॉइंट आपको दिख रहा है कि आपको एक अकेली कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है या कंसोलिडेटेड देखनी है। हम हमेशा कंसोलिडेटेड देखते हैं, ठीक है। अगेन आप स्टैंड अलोन में आओगे, नंबर्स आपको कम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 करोड़ है, और हम कंसोलिडेटेड में आते हैं 24 करोड़ हो जाती है, क्योंकि मेन कंपनी ही सबसे बड़ी होती है। तो बाकी सारी कंपनीज मिला के थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा चेंज होता तो वो कंपनी ही अब तक अलग हो गई होती, जैसा मतलब टाटा के साथ होता आया है। टाटा की मार्केट के अंदर 27 कंपनीज हैं। क्यों है, क्योंकि वो अपने में ही बहुत बड़ी कंपनीज है। अगर दोनों फिगर मिलाया जाता है, लाइक 20, अभी जैसे टाटा मोटर्स में हुआ कि दो बहुत बड़ी कंपनीज आपस के साथ थी, टाटा मोटर्स में थी, उन दोनों का ही नंबर आपस में बहुत बड़े थे, तो टाटा ने डिसाइड किया कि कंपनी को अलग ही कर देते हैं। तो जब भी बहुत बड़े नंबर्स हो जाएंगे किसी कंपनी के, वो कंपनी को अलग ही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितनी छोटी कंपनीज होंगी, तो हर एक छोटी छोटी कंपनीज के लिए मार्केट में लिस्टिंग करना ठीक नहीं है, दैट्स वाई उनको दूसरी की कंपनी के अंडर रखा जाता है। इसीलिए आपको स्टैंड अलोन में दिख रहा है 20,000 करोड़, और सिर्फ सारी कंपनी और मिलाकर हमारे पास 4,000 करोड़ और बढ़ जा रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ता। इक्विटी कैपिटल कितनी है कंपनी में, इक्विटी कैपिटल कितनी लगाई थी, मतलब कितना पैसा लगाया गया था। तो ये लगाया गया था 414 करोड़ रुपीस,
ठीक है, तो वो यहाँ पे सेम रही, यहाँ पे कम हो गई, मतलब पैसा निकाला गया इक्विटी कैपिटल से, फिर उसके बाद और लगाया गया तो बढ़ गई है, और फिर यहाँ पे अभी तक वो सेम है, जो मतलब प्रमोटर्स ने पैसा डाला हो इक्विटी के अंदर। ठीक है, रिजर्व, कंपनी के पास कितना पैसा रखा है, जो मैं बता रहा था आपसे, कितना कैश रखा है। तो यहाँ पर ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी के पास अगर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, जैसे अभी एआई की, तो वो तुरंत ही पैसे लगा सकती है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। ठीक है, तो 8,000 करोड़ रुपीज थे, फिर 10,000 हो गए, 13,000 हो गए, 17,000। देखो ये कंपनी कॉन्टिन्यूअस अपने रिजर्व को बढ़ाती जा रही है, दैट इज गुड साइन। ठीक है, अभी राइट नाउ इनके पास 66 करोड़ रुपीज है, मतलब इनको कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखती है अदानी पोर्ट्स को ग्रो करने की, एंड वो हमें शेयर प्राइस में भी दिखता है, क्योंकि शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं। मैं दिखाऊं तो सिर्फ अदानी के अंदर अभी पोर्ट्स ही एक ऐसा है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा प्राइस दिखा रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर अदानी स्टॉक्स ना। ओके, बोरोइंग, ठीक है, तो बोरोइंग का मतलब कि कितना मार्केट से उसने पैसे उठाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास 66 करोड़ तो कंपनी के पास कैश है, और उसने मार्केट से 56 करोड़ रुपए उठाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, तो उसके पास और लाइबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, बोरोइंग के अंदर आप जाओगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, कि लंबे समय में कितना पैसा वापस करना है, कितना अभी जल्दी वापस करना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो 1 साल के अंदर उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रिफर्ड कैपिटल कितनी है, अदर बोरोइंग कितनी है, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है कि ये सब मिलाकर टोटल लाइबिलिटीज आ जाती हैं, ये कंपनी की टोटल लाइबिलिटी है। और ये कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं, कि उसके पास फिक्स एसेट कितने हैं, कितना लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी मशीनरीज हैं, कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने रेलवे स्लाइड साइडिंग्स हैं, कितने वेस्कल्स हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट कितने, इनटेंजिबल एसेट का मतलब कि जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट, कंपनी ने किसी चीज़ का पेटेंट करा रखा हो, वो आप छू नहीं पाओगे। ठीक है, लाइक मेरा ब्रांड नेम, ठीक है, उसको मैं छू नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने उसका लाइक रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो डैट इज इनटेंजिबल एसेट फॉर मी। मेरे कोर्सेज मैं उनको छू नहीं सकता, लेकिन डैट इज अ एसेट फॉर मी। ठीक है, तो ये रहे उसके इंटेंजिबल एसेट, जो कि बढ़ते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नाउ सो ये फिक्स्ड हो गया। ओके, आई थिंक ये वर्किंग कैपिटल है। यस, सो वर्किंग कैपिटल कितनी लगी हुई है, मतलब कितना पैसा राइट नाउ धंधे में लगा हुआ है, कितना पैसा बार बार रोटेट हो रहा है, तो डेट इज लाइक 10,000 करोड़ फॉर राइट नाउ। इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, तो 5,000 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट्स क्या है, तो हमारे पास कितना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब कि माल जा चुका है लेकिन अभी पैसा नहीं आया है। ठीक है, मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल जा चुका है, ठीक है, क्लाइंट को, जैसे अदानी पोर्ट्स के केस में उन्होंने दूसरी कंपनीज की सर्विसेज को सर्व कर दिया, उनका लाइक क्या कहेंगे, उनका लाइक रॉ मटेरियल आया था, उसको हमने उनको पहुंचा दिया, लेकिन अभी वहां से पैसे नहीं आए। तो ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश इक्विवेलेंट, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि हम आज चाहें तो उसको कैश में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, लाइक समथिंग लाइक कि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है, ठीक है, जिसको हम चाहें, ये डीमार्ट के केस में हो सकता है। डीमार्ट के पास जितना भी लाइक उसके पास रॉ मटेरियल है, वो चाहे तो उसको 1 हफ्ते में बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। तो डेट इज कैश इक्विवेलेंट, कि कैश नहीं है लेकिन कैश के समान है, इक्विवेलेंट है, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। लोन एंड एडवांस है, एंड अदर एसेट आइटम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि करंट टोटल लाइबिलिटी एंड टोटल एसेट हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये टोटल बराबर है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप कभी भी इसको खोल के देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब आता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी अगेन ध्यान देने वाली बात है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब कि जो हमारा कोर बिजनेस है वहां से कितना कैश फ्लो आ रहा है, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ये माइनस में है। मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा नहीं जनरेट कर रही है, कहीं और से जनरेट कर रही है। तो मैंने बिजनेस चालू किया था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था पोर्ट्स का, लेकिन मुझे तो पोर्ट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कहीं और से प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज अ नेगेटिव साइन। तो ऑपरेटिंग यहाँ पे आपको दिखेगा हमेशा पॉजिटिव है, तभी वो एक नामी कंपनी है, लार्ज कैप में है। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेरा जो ऑपरेशन है, जैसे
मैं टीसीएस यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, बीएसई ओपन है तो मैं बीएसई के अगर लास्ट में आ जाऊंगा तो डेट इज लाइक इनका जो ब्रोकिंग का बिजनेस है, ठीक है, वहां से कितना पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी बीएसई ओपन है, ठीक है, वहां पे जहां भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस है ना, ये इट्स अ नेगेटिव साइन, ठीक है, मतलब इनका कंपनी से ब्रोकरेज नहीं आया था, इन्होंने कहीं और से पैसा बनाया है। ओवरऑल वैसे भी ये उस साल नेगेटिव ही रहे हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर हो गया, ठीक है, लेकिन अभी आपको दिखेगा कि मार्च 2024 से लेकर अभी बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हुआ है तो क्यों हुआ है, आप प्लस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारा ओपन हो जाएगा, तो आपको दिखेगा कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी जो इनकी वजह से इनके पास माइनस में था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, तो कंपनी के पास जो पैसे बचे हुए थे, मान लो मैंने बहुत सारे पैसे बनाए और मैंने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस पैसे से ग्रोथ कहाँ करनी है, तो हम बैंक में रख देंगे, शेयर मार्केट में लगा देंगे, या फिर हम किसी को दे देंगे, जिससे हमें एक रेकरिंग रेवेन्यू आएगा एज अ इंटरेस्ट। तो वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग से कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, मतलब हम लोन ले रहे हैं या लोन पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 21 माइनस में है, मतलब हमने कहीं ना कहीं से पैसा लिया है, ठीक है। तो सॉरी, ये माइनस में है मतलब हमने कहीं ना कहीं दिया है, ठीक है, हमारे पास से पैसा गया है, यहाँ पे उल्टा काम करता है। अब जितना प्लस में है मतलब हमारे पास पैसा आया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में है मतलब हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हम किसी ना किसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमारे पास इंटरेस्ट आएगा इन फ्यूचर, ठीक है, अभी नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फाइनेंसिंग, ओके हाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, तो अब 3 पॉइंट है यहाँ पे। ऑपरेटिंग का मतलब मेरे कोर बिजनेस से, इन्वेस्टिंग का मतलब कि मेरे पास जो पैसे बचे हुए थे मैं उसका क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बाहर से लोन ला रहा हूँ, लोन अगर ला रहा हूँ मतलब कंपनी में पैसा आ रहा है, डेट इज, मतलब लोन वैसे नेगेटिव देखा जाता है लेकिन कंपनी उसको पॉजिटिव देख रही है कि मेरे पास पैसा आ रहा है मैं उसको यूज करूंगा, तो डेट इज प्लस साइन। अगर मैं लोन पे ऑफ कर रहा हूं तो कंपनी से पैसा जा रहा है, डेट इज नेगेटिव साइन, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी डेट इज अगेन रिलेटेड टू मनी, लेकिन प्रमोटर के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, प्रमोटर क्या कर रहा है अपने पैसों के साथ, मतलब कंपनी का जो ओनर है वो क्या कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां दिखेगा कि प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, ठीक है, या बोरोइंग ऑफ, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑफ, डिविडेंड पेड ऑफ, कंपनी ने जो डिविडेंड दे दिया तो कंपनी से पैसा चला गया ना, तो यहाँ पे सब माइनस में है, डिविडेंड हमेशा माइनस में ही दिखेगा क्योंकि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, अदर फाइनेंशियल आइटम्स, ठीक है, तो ये सारा माइनस में दिख रहा है क्योंकि कंपनी के पास से जा रहा है, अगर ये प्लस में है मतलब कंपनी का पैसा आ रहा है, ठीक है, भले ही वो लोन से आ रहा हो कहीं से भी आ रहा हो। डन, सो ये हो गया कैश फ्लो। कैश फ्लो हम अगेन नहीं देखते, ठीक है, मैं आपको अभी एक फॉर्मूला दूंगा जिसके साथ आप सारी चीजें एक साथ रन कर पाओगे। रेशियोज, ठीक है, तो अब डेटर डेज क्या होता है, डेटर डेज का मतलब कि हमारा जो क्लाइंट है वो कितने दिन में पैसा हमें वापस कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइक बड़े बिजनेस में भी, इवन छोटे बिजनेस में हमें उधारी पे काम करना पड़ता है, लाइक हमें कुछ टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो जितनी कंपनी बढ़िया होती जाती है उसका डेटर डेज कम होता जाएगा, ठीक है। ये कौन सी कंपनी थी, बीएसई, अगेन इसके अंदर सारे डेटा नहीं है तो मैं अगेन अदानी यूज़ करता हूँ। अच्छा ओके, अदानी में भी नहीं है। इन्वेंट्री, अच्छा इन्वेंट्री का यहाँ काम ही नहीं है तो मैं डीमार्ट ओपन कर लेता हूँ, एवेन्यू सुपर मार्ट, यहाँ पे आपको सारे दिखेंगे। फिर से ओपन हो गया क्या, सॉरी एवेन्यू सुपर मार्ट, ओके। हम्म, हाँ यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे डेटर डेज, मतलब वैसे तो एवेन्यू सुपर मार्ट का वन वन दिखा रहा है, आई थिंक दैट विल बी द 1 मंथ, नहीं सॉरी डेज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जिसको भी माल देता है ना, हाँ से सिंपल सी बात है कि उसका कस्टमर रिटेल है, ठीक है, तो वो सारा ही कुछ उधारी में नहीं ले जाता, वहां से वो पैसे देकर जाता है। तो जो हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं वो एक दिन के अंदर हमारे पास, मतलब सेम डे हमारे पास पैसा वापस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि डिमार्ट इज अ रिटेल। अब इन्वेंट्री डे क्या है, तो वो पीछे से पैसा तो उधारी में ले रहा है, मतलब उसके पास जो इन्वेंट्री रोटेशन है, जो हम
मेरे पास जो सामान रहता है हम उसको कितने दिन में सेल आउट कर देते हैं पूरा। तो आज अगर वो कहीं से सामान लेकर आ रहा है तो 35 डेज के अंदर वो टोटल सेल आउट कर देता है। यहीं पे प्रॉब्लम हो गई थी हमारे बिग बाजार के साथ में, उनका इन्वेंट्री डे बहुत ज़्यादा था। अब डेज पेबल, अब ये इसका मतलब है कि मुझे कितने दिन बाद पैसे वापस करने हैं। तो ये 11 दिन बाद वापस कर रहा था पहले, अभी कितने 8 दिन में पैसे वापस दे देता है। यहीं पे एक फायदा आ जाता है। आई थिंक अब वो कंपनी नहीं दिखेगी बिग बाजार। ओके, मैं एक बार कंपेयर आपको कराता हूँ यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा वी मार्ट से। डन। सिमिलर कंपनीज को अब ये कैसे हम देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट है, यहीं पे विशाल मेगा मार्ट है और वी मार्ट है। तो अब हम देखना चाहेंगे कि दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। यहाँ पे आपका बिजनेस सेंस भी जो होगा ना वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इनको आपको दिख रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर इनका 154 डेज है, और अभी भी राइट नाउ की बात करें 170 डेज है नियर अबाउट। मतलब इनके पास अगर पार्ले जी ने एक ट्रक भेजा एवेन्यू सुपरमार्ट को और एक ट्रक भेजा वी मार्ट को, तो वी मार्ट कह रहा है कि मैं 170 दिन बाद उसको बेचूंगा। एवेन्यू सुपरमार्ट कह रहा है कि मैं तो 36 दिन में उसको फिनिश कर दूंगा, मुझे दूसरा ट्रक भेज देना। तो किसको पार्ले पसंद करेगा देना, ठीक है, ट्रक जल्दी भेजना या फिर उनको डिस्काउंट देना है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी माल हमसे ले रहे हैं, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्योंकि वो देर में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या इन्वेंट्री डेज जीरो है, ठीक है। मतलब क्योंकि अगेन रिटेल है तो उसी दिन कस्टमर लेकर जा रहा है। डेज पेबल ये कह रहे हैं हम 131 दिन बाद तुम्हारा पैसा देंगे, आज तुम ट्रक भेजना हम 131 दिन बाद तुम्हारा पैसा वापस करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आज भेज दो, 8 दिन में पैसे वापस ले लेना। तो इसी वजह से आप डीमार्ट को स्टडी करोगे तो डीमार्ट ज़्यादा डिस्काउंट ले पाता है कंपनीज से, क्योंकि कह रहा है कि मैं पहले तो तुमसे हर 30 दिन में एक ट्रक मंगवाऊंगा, और प्लस मतलब जितना भी हमारा टर्न रहेगा वो हर 36 डेज में बार बार आता रहेगा, प्लस 8 दिन बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो वो सोच रहा है कि ज़्यादा माल भी ले रहा है प्लस वो पैसे भी जल्दी दे रहा है, तो इसको डिस्काउंट देना बनता है। दैट्स वाई वी मार्ट, मतलब आप वी मार्ट का भी चार्ट देखोगे, ठीक है, एंड एवेन्यू सुपर मार्ट का चार्ट देखोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब डेज पेबल ये हो गया इन्वेंट्री डेज, ओके। हाँ डन, ये सारी चीज़ें आई थिंक आप क्लियर हो गए होगी कि डेटा डेज इसमें है नहीं। डेटा डेज आपको दिख जाएगा, बीएससी में भी नहीं दिखेगा आई थिंक, नहीं बीएससी में दिख सकता है, हाँ बीएससी में दिख सकता है, क्योंकि बीएससी में डेटा डेज कैसे आ रहे हैं, बीएससी का क्लाइंट कौन है, जीरोधा ग्रो, तो उनका डेटा डेज है, ठीक है, कि इन्वेंट्री इनके पास है नहीं, कुछ बेचना है ही नहीं, और डिजिटल सर्विस है। डेज पेबल कुछ है नहीं, इनको पीछे किसी को पैसा देना नहीं है, ठीक है, और इनको पैसा मिलना है। तो इनके जो डेटर है, मतलब जो जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, वो इनको कितने दिन में पैसा दे देते हैं, दैट इज ये कैश कन्वर्जन साइकिल, कितने दिन में कैश कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज, ठीक है, ओके, हम एक बार इस पे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज मतलब जो हमारे पास जो कैपिटल लगी हुई है वर्किंग, वो कितने दिन में घूम जाती है पूरी, तो यहाँ 20 डेज में घूम जाती है, अभी 28 इसमें। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैंने जो पैसा लगाया है उस पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो डेट इज 18% का, और ये वीमार्ट के केस में कम होगा 8% का, ठीक है। क्योंकि जो मैंने पैसा लगाया है वो बहुत देर में मेरे पास वापस आ पा रहा है, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर धीमे है। और यही एवेन्यू सुपरमार्ट में 18% है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पैसे घूम जा रहे हैं हमारे, ठीक है। नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हमें कई बार स्कैम पकड़ में आते हैं, जो पंप एंड डंप केसेस होते हैं वो यहां से आते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूंगा आपको, दैट इज प्रमोटर। तो ये हमारी बात चली एवेन्यू सुपरमार्ट की, अगेन राधा कृष्ण दमानी जो कि खुद भी इन्वेस्टर रहे हैं, तो वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग तो कम नहीं करेंगे, उन्होंने मार्केट छोड़ के बिजनेस में एंट्री ही इसी ले ली थी। तो यहाँ पर आप आओगे तो कौन कौन है वो सारा दिख रहा है। राधा कृष्ण दमानी 23% की होल्डिंग रखते हैं, ठीक है। ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 13% की होल्डिंग है शुरू से अभी तक, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने अपना डाइल्यूट किया है। तो ये अच्छी बात है कि जो इसके प्रमोटर हैं वो अपनी होल्डिंग को सेम रख रहे हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत सारे लोग यहाँ पे होल्डिंग में हैं थोड़े थोड़े। तो ये प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स कौन, जिन्होंने कंपनी की स्टार्टिंग की थी, ठीक है, जब कंपनी मार्केट में नहीं आई थी उसके टाइम पे जब पैसे लगाए थे, दैट विल बी द प्रमोटर, ठीक है। कंपनी की स्टार्ट। एफआईआई जो इंडिया के बाहर से कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या है कि क्या FIIs बढ़ रहे हैं 8%, ठीक है, अभी भी 8.73, तो बराबर है, ना कि बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। DIIs तो क्या नाम है, इंडिया के अंदर से जो बड़ा पैसा लगा रहे हैं, लाइक जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, तो वो सारे 7% to 9% उनका पैसा इसमें बढ़ रहा है। गवर्नमेंट, तो क्या गवर्नमेंट ने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है? तो हाँ, बहुत ही थोड़ा सा लगा हुआ है गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी लगा के रखती है अच्छी कंपनीज में। आपको स्मॉल कैप में गवर्नमेंट का पैसा ज़्यादा नहीं दिखेंगे, और गवर्नमेंट की कंपनी में गवर्नमेंट का पैसा दिखेगा आपको। पब्लिक होल्डिंग, इसमें पब्लिक की कितनी होल्डिंग है? तो शुरू में 9% थी, अभी 7% है। ये एक मेजर पॉइंट है, क्या पब्लिक की होल्डिंग किसी कंपनी में ज़्यादा तो नहीं है? आप ये बात जान लो, बड़े प्लेयर्स नहीं चाहते हैं कि पब्लिक पैसा बनाए मार्केट से, ठीक है, कंफर्म है, मैंने बार बार देखा है, मैं पहले इस बात को नहीं मानता था, लेकिन बार बार देखने के बाद मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि FIIs DIs नहीं चाहते कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से पैसा बनाए। वो चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड, FD यही करो जिससे आपके पैसे ज़्यादा ना बने, ठीक है। दैट्स वाई जब भी पब्लिक की होल्डिंग किसी कंपनी में ज़्यादा होती है, वो कंपनी कभी ज़्यादा ग्रो नहीं करती है। उसके मैं एग्जाम्पल आपको कुछ दिखा दूंगा, मे बी रिलायंस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि रिलायंस सबको लगता है कि अरे ये तो ग्रो करनी ही चाहिए। पब्लिक की होल्डिंग 10% है, रिलायंस नहीं ग्रो करती है, ठीक है। तो पब्लिक की होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, वो कंपनी के चांसेस आर लेस कि वो ग्रो करेगी। प्लस FII DIs की होल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे 18% 20% है, क्या ऐसी कोई कंपनी तो नहीं है जिसमें होल्डिंग ही नहीं है FII DIs की, ठीक है। वो हो सकता है सिर्फ प्रमोटर के पास ही पूरी होल्डिंग है, मान लो कंपनी के 95% शेयर या 90% शेयर प्रमोटर के पास है, तो वो तो कभी भी चाहेगा कंपनी के शेयर्स को ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो हमें वो मतलब ऐसा देखना रहता है, ठीक है, जो कि अगेन हमारे फॉर्मूलेस में, हमारे सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें बैकएंड पे चेक हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी में? तो यहाँ पे 33 लाख शेयर हैं, अभी वो बढ़ के हो चुके हैं 43 लाख शेयर, ठीक है। कैसे बढ़ते हैं? कंपनी बार बार नए शेयर इशू करती है और पैसे रेस करने के लिए, तो बढ़ते रहते हैं, जिनको हम न्यू सॉरी पहले तो IPO लेकर आती है, उस समय ये शेयर थे, और फिर वो जब भी नए शेयर इशू करती है तो वो शेयर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कंपनी के बारे में जो भी चीज़ें यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट पे क्लिक करोगे तो सेबी का कुछ रेगुलेशन आया है, उस पर डिस्क्लोजर है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग कुछ हुई है, सर्च कर सकते हो आप इस कंपनी के बारे में। फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आपको जाननी है तो सारी चीज़ BSE से मिल जाएगी, आप क्लिक करोगे प्रॉपर इस कंपनी की 2025 की फाइनेंशियल रिपोर्ट, रिलायंस की 2024 की, 2021 की, आप कितना पीछे तक जाना चाहते हो, 2012 तक की रिपोर्ट है। यहाँ पे रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, तो क्राइसिल क्या रेटिंग दे रही है इसको, ठीक है, 30 जुलाई 30 अक्टूबर, ठीक है, ये रेटिंग देती रहती हैं, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज। तो क्राइसिल ने रेटिंग दी है, प्लस उसके बारे में लिखा है कि क्यों हम ये रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है। अगेन नॉट अ बिग डील, क्राइसिल की रेटिंग बहुत बार गलत होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्राइसिल ने रेट कर दिया ये शेयर ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाता है। नाउ कॉन कॉल, कॉन कॉल अगर आपको कंपनी के डिटेल में जाना है कि नहीं, आपका मेरा तो 100-200 करोड़ रुपए लगा हुआ है, मुझे एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, तो आप यहाँ से इसकी जो कंपनी की मीटिंग होती है उसकी कॉल रिकॉर्ड की जाती है। जो पब्लिक मीटिंग होती है, जो इंटरनल मीटिंग होती है वो नहीं, जो पब्लिक मीटिंग होती है उसकी कॉल रिकॉर्ड होती है और प्रॉपर वो यहाँ पे अपलोड होती है। तो जो वहाँ पे PPT शो की गई थी मीटिंग के अंदर, जो नोट्स बनाए गए हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट है, और इवन रिकॉर्डिंग कॉल की, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्लिक करोगे इस तरह से, वो यूट्यूब पे At Replit, we believe यहाँ पे कॉन कॉल लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है, अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल। इसको आप ले जाके ChatGPT के साथ कुछ भी कर सकते हो, ChatGPT को दो, उससे पूछो कि मुझे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो बताओ, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इस गेम को सीरियस ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती हैं, जो हमारा लाइक फॉर्मूला है उसमें सारी चीज़ें चलती है। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल हमारे स्क्रीनर के बारे में, ठीक है। screener.in, यहाँ पे क्या है, अगेन फीड सेक्शन है, आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। कुछ कंपनीज में अपनी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे BSC, ठीक है, डन, ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, मैं कुछ और भी ऐड कर लेता हूँ, ओके, लेट मी ऐड मोर,
हाँ व्यू वॉच लिस्ट, ठीक है, व्यू वॉच लिस्ट पे मैं गया और यहाँ पे मुझे और ऐड करनी है कंपनीज। यस, यहाँ पे मैं आया तो CDSL, ठीक है, मे बी जो भी आप कंपनी लेकर रखते हो, जैसे TD पावर अभी हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास सिप्ला है, नहीं क्यूपिड है, ठीक है। तो हमने ये सब ऐड कर ली। क्यों ऐड कर ली? अब आप जब भी फीड सेक्शन पे आओगे तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर न्यूज़ आई है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगी। CDSL की ये न्यूज़ है जो कि 22 नवंबर को आई है, 20 नवंबर को, ठीक है। TD पावर से रिलेटेड एक न्यूज़ है, ठीक है। अगर आपको न्यूज़ ट्रैक करना है, ठीक है, तो फिर ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं खुद भी ये सब ट्रैक नहीं करता इतना। नाउ कितने लोगों को समझ में आ गया कि हमें screener.in को कैसे यूज करना है? मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया। कमेंट MB5, फिर मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। नीरज, ओके, देवी, दीपांशु, राहुल, डन, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया है कि हमको कैसे screener.in को यूज करना होता है। अब यहाँ पे हम स्क्रीन पे जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पहले से स्क्रीन दे रखी हैं, लेकिन हम अपनी एक नई स्क्रीन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। मैं एक दो कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। अगर ये मैं क्वेरी कॉपी करके यहाँ पे रख के इनको रन कर देता हूँ तो ये रन हो जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखा था? मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए 500 करोड़ से ऊपर। यहाँ पे जो भी नंबर है वो करोड़ में। प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, मतलब पी रेशियो होना चाहिए 15 से कम, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए 22% से ज़्यादा। तो ये तो एक नॉर्मल सी क्वेरी हो गई। मैं आपको अपनी क्वेरी देता हूँ। गिव मी अ मिनट, लेट मी कॉपी दैट। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेरी कॉपी की है, मैं इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ, ठीक है। और इसको आप रन करोगे तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक कोर फंडामेंटल कंपनी, मतलब जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा हो, वो फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 कंपनी सिर्फ आ रही हैं जो हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं। ये मैं आपको दे दूंगा, इस अभी चैट में भी दे दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, एंड आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी, ठीक है। नाउ एवरीथिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेल्स ग्रोथ 10 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 3 साल की 8% से ज़्यादा होनी चाहिए। सेल्स ग्रोथ 7 ईयर की 8%, 10 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ अगेन 8%। नाउ डाउन फॉर्म 52 वीक हाई, ठीक है, जो कि 20% होना चाहिए। अप फॉर्म 52 वीक लो, जो लो लगाया है उससे 20% ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट। OPM, ठीक है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए 5 सालों का। 10 साल का भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए एवरीथिंग, ठीक है। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 3 साल का 15% से ज़्यादा, ठीक है, 5 साल का भी 15% से ज़्यादा, 10 साल का भी 15% से ज़्यादा, ठीक है। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी जो मैंने आपको दिखाया था 15% से ज़्यादा होनी चाहिए, 7 सालों की 15% से ज़्यादा। डेट टू इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि कंपनी में डेट तो ज़्यादा नहीं है, तो वो यहीं से चेक करते हैं क्या डेट टू इक्विटी 2 से कम है, तो फिर हमारे पास वो डेट फ्री कंपनी कहलाएगी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी में। कभी कभी क्या होता है कि उसके पास इक्विटी लाइक 1,000 करोड़ की है, डेट 10,000 करोड़ का है, मतलब वो कंपनी कभी भी कोलैप्स हो जाएगी। प्रमोटर होल्डिंग क्या 50% से ज़्यादा है? ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं होता, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको प्रमोटर होल्डिंग धीरे धीरे डाइल्यूट करनी पड़ती है, तभी कंपनी बहुत बड़ी बनती है। तो लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। प्लेज शेयर, ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर के पास शेयर हैं लेकिन सारे प्लेज्ड हैं। प्लेज शेयर क्या होता है वो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे आपने देखा था एलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली ट्विटर को खरीदा था। इतना पैसा कहाँ से आया? कि एलॉन मस्क के पास था? नहीं था। तो उन्होंने टेस्ला के शेयर्स को प्लेज कर दिया था। मतलब आप जाते हो बैंक के पास एज अ कंपनी ओनर,
कि मैं अभी अपने शेयर्स बेचना नहीं चाहता। बेचना, अगर मैंने बेचा तो फिर क्या होगा कि मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं टैक्स नहीं देना चाहता, तो मैं अभी के लिए इस कंपनी के शेयर्स को प्लेज कर देता हूँ। आप भी कर सकते हो। मैं भी जाता हूँ मान लो बैंक के पास, और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहता, कि प्रॉफिट बुक किया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, एक कंपनी खरीदनी है, तो आप मेरे शेयर्स को प्लेज कर दो। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर ने अपने पास 50% से ज़्यादा की होल्डिंग रखी हुई है, लेकिन सारे शेयर्स उसने प्लेज कर रखे हैं, ठीक है। फिर तो वो कभी भी भाग जाएगा तो डूबेगा कौन? बैंक, क्योंकि शेयर्स अब प्रमोटर के पास नहीं है, बैंक के पास है, क्योंकि बैंक को देकर उसने पैसे ले लिए थे वहां से। तो 10% से कम प्लेजिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे नेट ब्लॉक प्लस वर्किंग कैपिटल लाइक ये ज़्यादा होना चाहिए। ओवरऑल क्वेरी मैंने यहाँ लिखी हुई है। रन करते ही आपके पास सिर्फ 24 कंपनीज आती हैं, ओनली 24 कंपनीज। आप यहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस करोगे, ठीक है, तो कंपनीज थोड़ी ज़्यादा आने लगेंगी, लेकिन अगेन 24 इज़ मोर देन इनफ आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड व्हाट्सएप में इसकी फाइल हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो डन। इस तरह से हम क्वेरी रन करते हैं। इवन आप एटीएच की क्वेरी जो हमारे ऑल टाइम हाई है वो भी यहाँ पे रन कर सकते हो। हमें बस ये देखना है कि 52 वीक के पास में होना चाहिए शेयर, तो वो लेकर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप शॉर्टिंग कर सकते हो कि लाइक करंट प्राइस, मुझे सबसे ज़्यादा करंट प्राइस किसका है? 3M इंडिया का। सबसे छोटा किसका है? KMC स्पेशलिटी। जो 24 कंपनीज आई हैं उनमें भी KMC का सबसे कम प्राइस है। पी आप शॉर्टिंग कर सकते हो कि सबसे कम इसमें पी किसका है, तो वो इस कंपनी का है। सबसे ज़्यादा पी किसका है, तो मेट्रो बैंड्स का है। मार्केट कैप सबसे ज़्यादा किसका है? टाइटन कंपनी का, ठीक है। तो आप इस तरह से शॉर्टिंग कर सकते हो जिस भी चीज़ से आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जा रही हैं जो मैंने नीचे सर्च की थी, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आ गई है। सेल्स वेरिएशन 7 सालों में, सेल्स वेरिएशन 3 सालों में, सेल्स ग्रोथ, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स क्वार्टरली कितना हुआ है। तो इस तरह से आपका टोटल सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेट मी चेंज समथिंग कि जिससे थोड़ी कंपनीज ज़्यादा आ जाए। मैं मानता हूँ कि इनको हम 5% कर देते हैं। 8% ना सही, 5 ही%। नाउ रन। अब यहाँ 30 कंपनीज आ गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर दिया कि अच्छा 8% ग्रोथ ना सही 5% भी रहेगा तो चल जाएगा। तो हमारे पास कुछ कंपनीज और आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे, जो कि नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपको फंडामेंटली सर्च नहीं करना। हम टेक्निकली सारी चीज़ें करते हैं, और फंडामेंटल हम अगेन डायमंड में कंबाइन करते हैं, जिसमें हमने इसी तरह से एक एक चीज़ चेक कर करके 200 कंपनीज को लिस्ट डाउन किया है, जो कि मोर देन इनफ है। आपको उससे ज़्यादा किसी में भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो डन एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट scanner.in इन डिटेल।